गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन किया था, जिसमें हम 1909 के भारत सरकार अधिनियम तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब भारतीय शासन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहा तथा सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की, जिसने अपने प्रतिवेदन में केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण को कम करने की सिफारिश की। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत के संबंध में कुछ प्रगतिशील नीतियों को अंगीकृत किया। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की साम्राज्यवादी नीति को आघात पहुंचा। जनजीवन के मंच पर सत्याग्रह के प्रणेता महात्मा गांधी का आगमन हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के कारण ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति फेल हो रही थी। एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन से स्वशासन की मांग बलवती हुई। 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग के प्रतिवेदन में भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों को अक्षय बताया गया था। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासकों को संवैधानिक सुधारों का आश्वासन 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित करना पड़ा। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अंग्रेजी सरकार के उद्देश्यों पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार ब्रिटिश सम्राट की नीति ये थी कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली स्थापित हो और ये अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। इस घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, जिसके आधार पर क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए भारत मंत्री मॉन्टेग्यू एवं गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के द्वारा ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। 1919 के अधिनियम की पहली विशेषता थी प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिसके अनुसार प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला रक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले से ही गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उसके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को भी दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था का नाम दिया गया। दूसरी विशेषता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को नियुक्त करना। इस अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर जनरल के अधीन रखा, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से अधिक बढ़ा दी गई। मद्रास, मुंबई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीय लेने की व्यवस्था की गई। 6 अन्य प्रांतों में कार्यकारिणी के 2 सदस्यों में से 1 भारतीय रखा गया और इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। तीसरी विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया।
उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषद में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखकर इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। चौथी विशेषता है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया। गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिसका प्रयोग वह विधानसभा की सहमति के बिना भी कर सकता था, अर्थात वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं था। पांचवी विशेषता है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह ही निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बनाए रखा गया, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए। पहला, नवीन कार्यकारिणी पर से पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। नंबर 2, भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हो, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य बने। तीसरा, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन कार्यकारिणी में नियुक्त सदस्य जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के यसमैन ही बने रहे। कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। छठी विशेषता है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिनका नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था, व शेष मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्य 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे। सातवीं विशेषता है भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम के द्वारा गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत सरकार के मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की कि समय के साथ साथ नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयास किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये आशा की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अर्थात गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आठवीं विशेषता है भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किया गया। इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हो और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पौंड से 1200 पौंड कर दी गई और भारतीय सदस्यों के लिए 600 पौंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए।
नवी विशेषता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कर्जन के समय चरमोत्कर्ष पर रही केंद्रीकरण की नीति का त्याग करते हुए प्रशासन व राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में दे दिया गया। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा किया गया। 10वीं विशेषता है शक्ति विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया। वह विषय जो लगभग संपूर्ण भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए तथा जो विषय प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे उनको प्रांतों के अधीन रखा गया। केंद्र के अधिकार क्षेत्र में वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी और दीवानी व फौजदारी कानून रखे गए। प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया। 11वीं विशेषता है निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया गया और मताधिकार को बढ़ा दिया गया। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई, लेकिन इस अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, बल्कि इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियंस के लिए और 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में ईसाइयों के लिए लागू किया गया। इस प्रकार जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको घटाने की बजाय और बढ़ा दिया गया। अगली विशेषता है नरेश मंडल की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वायसराय होता था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। 13वीं विशेषता है संक्रमणकालीन उपाय। 1919 का अधिनियम स्पष्टतः एक प्रयोग व संक्रमणकालीन उपाय था। ये केवल एक अल्पकालीन उपाय था। इसके अनुसार, जैसा कि लॉर्ड मैस्टन ने कहा था, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ मिलकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा अनेक नवीन प्रावधान किए गए। थैंक यू विद्यार्थियों। इसके बाद अगली क्लास में हम 1935 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।